हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारी सीडीपी की क्लासेस आप लोग देख रहे हैं। साथ में हिंदी के जो पैसेज हैं आपके गद्यांश पद्यांश वो कैसे सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ आपकी मैथ्स पेडागोजी सारी क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। तो आज की क्लास में जो हम सेट लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेडली पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। ठीक है, वह आदेश और निर्देश दे रही हैं जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही हैं? तो आपको बताना है कि वो भाषा अधिगम के कौन से उपागम का अनुसरण कर रही हैं। ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, संप्रेषणात्मक उपागम या फिर मानवीय उपागम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझना है। अब वो क्या कर रही हैं, आदेश भी दे रही हैं और निर्देश भी दे रही हैं, और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उनके दिए हुए आदेश के अनुसार उसका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो सुधा है वो भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही हैं? तो आप कहेंगे वो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का अनुसरण कर रही हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ परामर्श कोश होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आदेश और निर्देश दोनों चीज़ों की बात हो रही है। तो सिर्फ संप्रेषणात्मक उपागम या मानवीय उपागम ये चीज़ें हमारी नहीं होंगी। इसके अंदर जो हमारा ऑल हम कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, समग्र भौतिक क्रियाएँ वो इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सकें। ठीक है, लिख सकें सही से। तो शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ज़रूरत है? बताइए। वर्तनी और पठन, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन और श्रवण, एंड फोर्थ है समानार्थी और विपरीतार्थी। देखिए आपको हिंदी पेडागोजी का ये सेट ना थोड़ा सा टफ लग सकता है, और मैंने हमेशा कोशिश ये करी है कि आपको ईजी क्वेश्चन के साथ साथ जो आपके टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें भी मैं करवाऊँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चाहे क्वेश्चन आपका मॉडरेट आए, चाहे टफ आए, चाहे इजी आए, आप सभी को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए ये सेट हमने लिया हुआ है। तो देखिए, ऋतु चाहती है कि विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सकें। तो शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ज़रूरत है सही तरीके से लिखने के लिए, बस आपको ये जानना है। तो अगर आप सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो संयुक्तिकरण और रूपांतरण, इन तत्वों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए तो फिर आप सही तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी सिर्फ वर्तनी और पठन, लेखन और श्रवण, समानार्थी विपरीतार्थी ये सही नहीं होंगे। अगर आप सही तरीके से लिखना चाहते हैं तो आपको संयुक्तिकरण और रूपांतरण के तत्वों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना और प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलती है, यानी कि किस चीज़ में ये हेल्प करता है, कहने का मतलब ये है। और देखिए हम सीटेट में ये कहते भी हैं कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाना है। जैसे इंग्लिश में अगर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं तो अन्य सब्जेक्ट में भी उनको वो चीज़ काम आए, उसमें भी वो जोड़ पाएँ, उसका प्रयोग कर पाएँ। ठीक है, ये हमेशा कोशिश रहती है। तो इससे किस चीज़ में मदद मिलेगी ये पूछा है। पहला है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, दूसरा है अंग्रेजी में सीखे गए तत्वों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, तीसरा है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, और चौथा है अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। अब देखिए, अंग्रेजी में जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है वो अन्य विषयों के साथ जोड़ी जा रही है ना, तो इन 3 ऑप्शन में तो अन्य विषयों की बात ही नहीं करी है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी की बात करी है। इस तरीके से भी आप एलिमिनेशन मेथड से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है अंग्रेजी भाषा के ही महत्व को पुनर्बलन दिया जा रहा है, थर्ड में कह रहा है अंग्रेजी भाषा के प्रति भय को दूर किया जा रहा है, चौथा कह रहा है अंग्रेजी की शब्द संपदा को याद करवाया जा रहा है। तो इसमें अन्य विषयों के साथ जोड़ने की बात ही नहीं हुई है। तो अन्य विषयों के साथ जोड़ने की बात हुई है ऑप्शन सेकंड में, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों के साथ संबद्ध कर पाना, यानी कि रिलेट कर पाना, संबंध स्थापित कर पाना। ठीक है,
तो बस यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। देखिए, विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है और ड्रामा के प्रयोग से कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को किस तरीके से हेल्प मिलेगी। पहला है संवाद लेखन दक्षता विकसित करने में, दूसरा है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, तीसरा है संप्रेषणात्मक दक्षता और चौथा है अभिनय के गुण को विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर ड्रामा की बात हो रही है और अगर आप कोई भी ड्रामा करते हैं ना, कोई भी रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया, लोगों से बातचीत करना। जब हम कोई भी रोल प्ले करते हैं किसी भी कैरेक्टर का, अगर आपने भी ये चीज़ करी होगी आई थिंक एकेडमिक्स में, जब स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं तो बच्चे एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं, है ना, और वहाँ पर उनको डायलॉग्स याद करने होते हैं। तो डायलॉग्स याद करना और सामने वाले के सामने उन डायलॉग्स को बोलना, ये सब क्या है, संप्रेषण है, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन है। तो इसका राइट आंसर यही होगा कि संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। इसका उद्देश्य ही ये है कि बच्चों में क्या करना, संप्रेषणात्मक दक्षता यानी कि कम्युनिकेशन स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करना, ताकि बच्चे लोगों से बातचीत कर पाएँ। क्योंकि देखिए अगर आप ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपके मन की जो हेजिटेशन है वो भी दूर होगी। तो इसीलिए संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि संवाद लेखन की दक्षता में, देखिए ड्रामा में लिखा नहीं जाता, उसमें तो रोल प्ले करा जाता है। ये कह रहा है नाटक को पढ़ने की दक्षता नहीं, पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि उनको लर्न किया जाता है डायलॉग्स को और फिर बोला जाता है, ठीक है। अभिनय के गुण को विकसित करना, देखिए आप ना इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं कि थर्ड सही होगा या फोर्थ सही होगा। तो देखिए ड्रामा में सबसे ज़्यादा संप्रेषण होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, तो इसीलिए क्या होगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य रचना सिखा रही हैं। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही हैं। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं, बताइए। संरचनात्मक, व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक या फिर रचनात्मक। तो देखिए वाक्य संरचना सिखा रही हैं और विकल्प सूची का प्रयोग कर रही हैं, तो भाषा शिक्षण के किस उपागम का वो प्रयोग कर रही हैं, तो सीधा हम कहेंगे संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही हैं। संरचनात्मक, नए तरीके से किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, तो ये संरचनात्मक क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या कर रही हैं, भाषा शिक्षण के संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि वाक्य संरचना में होता ही वो है, किस तरीके से संरचना करनी है वो सब सिखाया जाता है, तो ये होगा संरचनात्मक उपागम। बाकी यहाँ पर व्याकरण अनुवाद या संप्रेषण करना या रचनात्मक, इनकी बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है, वाक्य संरचना में संरचनात्मक उपागम का ही प्रयोग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना, तो आप अपने नोट्स में इनको लिख सकते हैं, जो भी आपने नोट्स लिए हैं या फिर बनाए हैं उसमें आप इनको ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये थ्योरी वाले पोर्शन में भी बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है। देखिए शब्द भंडार, ठीक है, अब इसको विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी होगी। पहला है विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। अब देखिए बात हो रही है शब्द भंडार की, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, तो ये हमारा सही नहीं होगा, ठीक। वाक्य बनाने का शब्द भंडार से कनेक्शन नहीं है। पहले बच्चों को शब्दों का ज्ञान तो होना चाहिए, उसके बाद वो वाक्य बनाएंगे, ठीक है। और देखिए शब्द ऐसा भी नहीं है कि शब्दों को वो रटें, उन शब्दों की मीनिंग भी उनको पता होनी चाहिए, उनका अर्थ क्या है पहले बच्चे को वो समझ में आना चाहिए, तब जाकर वो वाक्य बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक। तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाता है हमारा एलिमिनेट। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। देखिए ये बिल्कुल सही है। शब्द भंडार अगर आप बच्चों में विकसित करना चाहते हैं तो जो भी आप जिस भी संदर्भ में आपने दिया होगा उसमें शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए बच्चों से कहना है, पहले अर्थ समझाना है, तब जाकर वो शब्दों को सीख पाएंगे और साथ ही उसके बाद वाक्य बना पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा।
बाकी थर्ड ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए, कभी भी अर्थ को याद नहीं करना होता, उनको समझना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद ले लें। जी नहीं, इससे बेटर है कि उनसे कहें कि शब्दों के अर्थ का आप सही से अनुमान लगाइए, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और मैंने आपको बहुत बार बोला भी है कि चॉम्स्की वाला टॉपिक आप ज़रूर से करके जाएं। जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझसे नोट्स परचेज़ किया है उनने तो नोट्स में देखा ही होगा, सारे जो की पॉइंट हैं मैंने अलग से लिखे हैं। साथ ही साथ आपको मैंने टैग वर्ड्स हर सब्जेक्ट के दिए हुए हैं PDF के लास्ट वाले पेज में, उन्हें भी आप ज़रूर से देख कर जाएँ। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने नोट्स बनाया है ना, टू द पॉइंट बनाया है, एकदम ईजी लैंग्वेज में। और ऐसा भी नहीं है कि भर भर के बहुत सारे पेजेस का PDF है, नहीं, आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स दिया गया है। उसमें से आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करें ना, पूरा सिलेबस, वो सब आपका एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ चीज़ है। और आप जानते हैं CTET में चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, तो नोट्स को अच्छे से रीड करिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नोट्स परचेज़ नहीं किया है, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर विजिबल हो रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हैं। और ये जो नोट्स है आपका पेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस करें। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार्य है? सबसे पहले समझते हैं ये चॉम्स्की हैं कौन। देखिए, ये चॉम्स्की से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं अलग अलग तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हिंदी पेडागोजी एज वेल एज CDP, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चॉम्स्की क्या है, याद रखिए, चॉम्स्की एक लिंग्विस्टिक हैं फ्रेंड्स। क्या है, लिंग्विस्टिक हैं, भाषाविद हैं, ठीक है। और इन्होंने भाषा के बारे में कुछ चीज़ें कही थी। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको ये याद रखना है, ये भाषाविद हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक हैं। तो चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित जो भाषा अर्जन उपकरण है, उसका प्रकार्य क्या है? पहला है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, दूसरा है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, तीसरा है किसी एक भाषा को समझना, और चौथा है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो देखिए, नॉम चॉम्स्की बात करते हैं सार्वभौमिक व्याकरण की, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर, कभी कभी ऐसे शॉर्ट में लिख कर आ जाता है UG, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, इसकी बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि व्याकरण सार्वभौमिक है, सभी के लिए एक समान है, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्याकरण सीखने के लिए बच्चे को स्कूल ही जाना पड़े। आपने देखा होगा, एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, वो अपने घर की जो लैंग्वेज है ना, उसको ईजिली बोलना सीख लेता है, जबकि वो कभी स्कूल ना गया हो। और ऐसा भी नहीं है कि व्याकरण की दृष्टि से वो सेंटेंसेस को आगे पीछे बोलता है या गलत बोलता है, नहीं, वो एकदम सही बोलता है। अब वो कैसे बोलता है, देखिए, वो जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है ना, वहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो बच्चा उसको सुनता है और धीरे धीरे खुद भी बोलना सीख जाता है। सपोज़ करिए, जैसे किसी छोटे बच्चे को भूख लगी है, तो वो मम्मी को यही कहेगा ना कि मम्मी मुझे खाना दे दो। ऐसा तो नहीं कहता कि मम्मी दे दो मुझे खाना, ऐसा नहीं कहता है ना, वो कहता मम्मी मुझे खाना दे दो। क्यों? अब वो सेंटेंस बोलने के लिए उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने ऑटोमेटिक सीख ली अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। तो यही होता है सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, जिसकी बात करते हैं नॉम चॉम्स्की, जो कि एक भाषाविद हैं। ये कहते हैं ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है, ये सभी के लिए एक जैसा है ग्रामर, ठीक है। अब देखिए, कुछ और चीज़ें भी ये कहते हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जन आप देख रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन, तो इसी की बात करते हैं नॉम चॉम्स्की। ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, यानी कि भाषा को अर्जित करने की, ठीक है। ये एक सेंटेंस के रूप में आपसे पूछा जाता है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये वाक्य किसने दिया? ऑप्शन आपको दे देंगे, चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कहते हैं नॉम चॉम्स्की, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे बन जाता है LAD। LAD की बात कौन करता है, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो आप कहेंगे LAD की बात भी नॉम चॉम्स्की ही करते हैं। अब ये LAD है क्या अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की? देखिए, यहाँ पर चॉम्स्की लिखा है, पूरा नाम क्या है, नॉम चॉम्स्की, ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं ना कि बच्चों के दिमाग में एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है।
भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो चॉम्स्की कहते हैं कि हर बच्चे के दिमाग में ये LAD होता है और इसी की हेल्प से वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। अब ये LAD होता है, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यंत्र कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल चीज़ है कोई, नहीं। वो कहते हैं LAD हर किसी के दिमाग में होता है और उसी की हेल्प से बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है। सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कहते हैं कि स्टार्टिंग के 5 साल तक ये जो LAD होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सभी में, और आफ्टर 5 ईयर ये जो है वीक होने लगता है। ये ईयर याद रखिएगा, ठीक हो गया। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो गया। अब देखिए, अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, किसी एक भाषा को सीखना या भाषा सीखना आसान है, ये सब नॉम चॉम्स्की नहीं कहते, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है, बताइए। वो क्या कर रही हैं, वस्तुओं के चित्रों को दिखा रही हैं और चित्र दिखाने के बाद उन वस्तुओं के नाम बता रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं, अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, या फिर अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होगा फ्रेंड्स, वो भी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। सिंपल सी चीज़ है, वो क्या करना चाह रही है, पहले वस्तुओं के चित्र दिखा रही है और फिर उनके नाम बता रही है। तो सिंपल सी चीज़ है, वो जो नए शब्द हैं उनको सिखाने में वो बच्चों की हेल्प कर रही हैं, ठीक है। शब्दों को भी सिखा रही हैं और उससे पहले उससे रिलेटेड चित्र भी दिखा रही हैं। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो अभी मैंने आपको बोला था ना, वो क्वेश्चन यहाँ भी दिख गया फ्रेंड्स। अब आप बिलीव कर पाएंगे कि इस चैनल से आपको कितनी अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाती है और हर एक क्वेश्चन को रिलेट करके बताया जाता है। उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको डिटेल में इसीलिए बताती हूँ फ्रेंड्स। अभी देखिए, जस्ट मैंने आपको ऊपर बोला कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी सेट में, ये एक ही सेट है, इसी सेट में दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आ चुका है। क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित करी गई। भाषा अर्जन उपकरण, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। क्या है, नॉम चॉम्स्की। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण भी कह सकते हैं, भाषा अर्जन यंत्र भी कह सकते हैं, या भाषा अधिग्रहण यंत्र भी कह सकते हैं, या फिर भाषा अर्जन उपकरण भी कह सकते हैं। इन सारे नाम को आप याद रख लीजिए। कहने का मतलब है, अर्जन को हम अधिग्रहण भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अर्जन को अधिग्रहण भी कहते हैं और इस उपकरण को हम यंत्र भी कह सकते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम लिखकर आ सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन भी आपको सेम वही दिख रहे हैं, देखिए जो मैंने आपको बोले थे, पियाजे, वाइगोत्स्की नहीं है, उसकी जगह वॉटसन दिया है, बाकी स्किनर दिया है। लेकिन आप तो जानते हैं इसकी बात किसने करी है, नॉम चॉम्स्की ने करी है, ठीक है। ये वही LAD है जो अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करा था। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर स्टार मार्क करें और इसके हर एक पॉइंट्स को आप याद रखें जो भी मैंने आपको बताए हैं। और देखिए, जो मैंने आपको बताए हैं इससे बाहर कोई भी चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन और गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही हैं, बताइए। एक वो कविता पढ़ाने वाली हैं, ठीक है। उससे पहले कविता जिस नाम से है उसके बारे में क्या कर रही हैं, बच्चों के साथ डिस्कस कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। तो वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही हैं, या अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही हैं, या अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही हैं, या फिर अपने विद्यार्थियों को बता रही हैं कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो सिंपल सी चीज़ होगी फ्रेंड्स, वो क्या कर रही होंगी, बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है यानी कि पूर्व ज्ञान है उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, वो करना क्या चाह रही हैं कि चीते के बारे में बच्चे जो भी चीज़ जानते हैं उसको रिलेट कर पाएँ इस कविता के माध्यम से, यानी कि उनको चीते के बारे में जो भी पूर्व ज्ञान है उसको वो एक्टिव कर रही हैं, क्रियाशील कर रही हैं, ठीक है। तो बस फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापन यानी कि विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, बताइए। व्याकरण में, कविता में, शब्द अर्थ में या रचनात्मकता में? तो आप सीधे कहेंगे व्याकरण में। जो विकल्प सूची होती है, प्रतिस्थापन सूची, वो आपकी व्याकरण में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए जो भी नए क्वेश्चन लग रहे हैं आप उनको अपने नोट्स में नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि आज का जो सेट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उनको अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? द्विभाषिक, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, व्याकरण अनुवाद, मौन विधि या परामर्श कोश? देखिए अगर आप बच्चों को फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप दो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। दो भाषाएं कैसे? एक तो बच्चों की नॉर्मल लैंग्वेज और फिर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो भाषाएं जब यूज़ हो रही हैं तो हम कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि है। क्या है आपकी? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि, जहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग हो रहा है, यानी कि दो भाषाओं में बच्चों को बताया जा रहा है। जैसे इंग्लिश अब बच्चों को नहीं आती है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो एक सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे वो लैंग्वेज बच्चों को आती है उनकी क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इस तरीके से व्याकरण अनुवाद विधि का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। चलिए, तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मौन विधि, परामर्श कोश, ये सारी चीज़ें तो इसमें हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? सस्वर वाचन, भूमिका निर्वाह, मौन पठन, चित्र संयोजन? देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है जहाँ भी बच्चे एक्टिव होते हैं वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है। अब देखिए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? तो वो भूमिका निर्वाह करा सकती हैं। भूमिका निर्वाह मतलब होता है फ्रेंड्स रोल प्ले करना। उस नाटक में जितने भी कैरेक्टर हैं उनका रोल प्ले करवा के बच्चों को बहुत अच्छे से वो समझा सकती हैं, क्योंकि जब रोल प्ले होगा ना तो बच्चे खुद से एक्टिव होंगे, उस रोल को प्ले करेंगे। तो हमेशा जहाँ भी बच्चे एक्टिव होते हैं वो ऑप्शन आपके हमेशा राइट होते हैं। बाकी यहाँ पर सस्वर वाचन, मौन पठन, चित्र संयोजन, इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा मज़ा क्या कब आता है? जब हम विजुअल चीज़ें देखते हैं, देख करके चीज़ों को सीखते हैं। जैसे आप वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको दिख भी रहा है और ऑडियो भी आपको सुनाई दे रहा है ना। तो भूमिका निर्वाह यहाँ पर बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसरी तौर पर पठन और बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? श्रवण के, वाचन के, पठन के या लेखन के? तो देखिए सरसरी तौर पर पढ़ना और बारीकी से पढ़ना ये पठन कौशल के उपकौशल हैं। पठन कौशल है जिसका उपकौशल, पठन कौशल के ही ये दोनों क्या हैं? उपकौशल हैं। ठीक है, पठन क्या है? अपने आप में एक कौशल है, यानी कि एक स्किल है, और इसकी जो सब स्किल है यानी कि उपकौशल है वो बारीकी से पढ़ना और सरसरी तौर पर पढ़ना है। इसको तो आप इजीली कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है सरसरी तौर पर पठन और बारीकी से पठन, तो ऑब्वियसली पठन कौशल के ही क्या होंगे? उपकौशल होंगे। अब याद रखिएगा ये चारों आपके भाषाई कौशल हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना को हम श्रवण कौशल कहते हैं, बोलना को वाचन कौशल कहते हैं, पढ़ना को पठन कौशल कहते हैं और लिखना को लेखन कौशल कहते हैं। और इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इंग्लिश में ये ट्रिक है। हिंदी में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप रखिए सु, बो, प, ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ये चार भाषाई कौशल हैं, याद रखिएगा। सरसरी तौर पर पढ़ना मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को फटाफट से पढ़ते हैं। जैसे आपके सामने कोई पैराग्राफ है, जैसे सपोज करिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और टाइम बहुत कम है, आपने अभी तक हिंदी का पैसेज सॉल्व नहीं करा है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस पैसेज को बारीकी से पढ़ने में लगे रहेंगे या सरसरी तौर पर पढ़ेंगे? सरसरी तौर पर पढ़ेंगे। सरसरी मतलब होता है तेज़ तेज़, फटाफट पढ़ना। तो जब टाइम कम है तो आप उस पैसेज को फटाफट से पढ़ेंगे, मेन उसमें क्या चीज़ कहा है उसको आप समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर को टिक करेंगे। ये होता है सरसरी तौर पर पढ़ना। वहीं अगर हम बात करें कि अच्छा खासा टाइम बचा है आपके पास और आप हिंदी का एक पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, गद्यांश या पद्यांश में से कुछ, और आपके पास अच्छा खासा अभी टाइम बचा है, तो आप आराम से बारीकी से एक एक लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे
तब जाकर उस पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसको कहते हैं हम बारीकी से पढ़ना, डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? बताइए, लेखन कौशल की त्रुटि इनमें से कौन सी नहीं है? पत्र का गलत प्रारूप, ये तो लेखन कौशल की त्रुटि है। विराम चिन्ह की त्रुटियां, ये भी लेखन कौशल की त्रुटि है। वर्तनी की त्रुटि भी आपकी लेखन कौशल की ही त्रुटि है। लेकिन ये जो स्वर शैली है, लहजा की त्रुटि, ये लेखन कौशल की त्रुटि नहीं है। स्वर शैली में आप चीज़ों को बोलते हैं, है ना, तो ये लेखन कौशल की त्रुटि नहीं होगी। तो इसीलिए यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने हिंदी पेडागोजी का ये प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आपको बस एक काम करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास पसंद आई, और अपना स्कोर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें, और अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सीटेट से रिलेटेड एंड अदर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट टाइम से दिया जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं परचेज़ करा है तो नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप चाहें तो नोट्स परचेज़ करने से पहले उसका डेमो भी आप देख सकते हैं। तो नोट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।